आईपीएल 2023 की ट्रेड विंडो में हमें कई सरप्राइजिंग मूव देखने को मिले, लेकिन जिस मूव से मैं खुद सबसे ज्यादा सरप्राइज हुआ वो था गुजरात टाइटंस का रहमानुल्लाह गुरबाज और उससे भी बड़ा लोकी फर्गसन को ट्रेड कर देना टू कोलकाता नाइट राइडर्स। अब गुजरात टाइटंस के इस ट्रेड से पहले भी कई खबरें निकल करके आ रही थी, जैसे कि वो रविंद्र जडेजा के बारे में चेन्नई सुपर किंग्स से बात कर रहे थे और उनको तेवतिया के बदले ट्रेड कराने की खबर निकल करके आई थी। उससे पहले शुभमन गिल का ट्विटर पे गुड बाय उनको कह देना, वो भी एक अपडेट निकल करके आई थी कि वहां भी चेन्नई सुपर किंग्स थोड़ी सी इंटरेस्टेड है। तो काफी सारी खबरें निकल करके आई, लेकिन एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मूव इन माय ओपिनियन, उन्होंने लोकी फर्गसन को ट्रेड करके दिखाया और अपना बजट फ्री करने का शायद यही एक उनके पास रास्ता था, क्योंकि कुछ गैप्स उनकी टीम में थे। चाहे वो 2022 के चैंपियन जरूर बने, लेकिन वो भी इस बात को जानते हैं कि लॉन्ग रन में अगर आप मुंबई की तरह, चेन्नई की तरह अच्छा करते रहना चाहते हो तो आपको अपनी टीम के गैप्स जरूर भरने होंगे। और अगर आप उनकी टीम की रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट देखो तो यहां पर फास्ट बॉलर लोकी फर्गसन के साथ रहमानुल्लाह गुरबाज और उनके अलावा डोमिनिक ड्रेक्स, गुरकीरत सिंह, जेसन रॉय और वरुण एरन को भी इस टीम ने रिलीज कर दिया। यानी कि गुरकीरत सिंह जो कि एक बैटिंग ऑलराउंडर आप उनको कह सकते थे, थोड़ी बहुत स्पिन बॉलिंग वो करते थे, एक्सपीरियंस उनके पास बहुत ज्यादा था। वरुण एरन जो कि तेज गेंदबाज थे, सीजन की शुरुआत में थोड़ा बहुत गुजरात टाइटंस ने उनको खिलाया था, लेकिन उसके बाद वो पूरा सीजन बेंच पे बैठे रहे। और जेसन रॉय का तो रिलीज होना वैसे भी लाजमी था, पिछले साल वो आए नहीं और इस साल उनको जो है टीम खरीदेंगी, इसके चांसेस भी बहुत ही कम है क्योंकि उनकी फॉर्म बहुत ही खराब चल रही है। वहीं अगर इस टीम के रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट हम देखें तो हार्दिक पांड्या के साथ शुभमन गिल, डेविड मिलर, अभिनव मनोहर, साहा, वेड, राशिद खान, तेवतिया, विजय शंकर, सरप्राइजिंगली मोहम्मद शामी, अलजारी जोसेफ, यश दयाल, प्रदीप सांगवान, जयंत यादव, आर साई किशोर और नूर अहमद जैसे प्लेयर्स को इस टीम ने रिटेन करके रखा है। अब नूर अहमद मोस्ट प्रोबेबली राशिद खान का थोड़ा सा बैकअप है, जयंत यादव के रूप में एक अच्छा ऑफ स्पिनर इनके पास है। आर साई किशोर को मैं और ज्यादा मौके मिलते देखना चाहता हूं, लेकिन आप इनकी स्क्वाड देखो तो यहां से लोकी फर्गसन के जाने के बाद एक बहुत ही की फास्ट बॉलर इस टीम से कम हो गया है। और मेरे ख्याल में पिछले साल भी इस टीम की बैटिंग डेप्थ थोड़ी सी कम थी। अभिनव मनोहर एक समय टीम के साथ थे, लेकिन तकरीबन 7-8 मैचों के बाद वो भी टीम से बाहर चले गए थे। और राशिद खान नंबर 7 पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वो भी एक थोड़ा सा मसला था गुजरात टाइटंस के साथ। उसके अलावा ओपनिंग में जब साहा टीम से जुड़े हैं तब टीम की ओपनिंग ने रफ्तार पकड़ी है। नंबर 3 पर बहुत से खिलाड़ियों को ट्राई किया, सुदर्शन को ट्राई किया, विजय शंकर को ट्राई किया, अंत आते आते मैथ्यू वेड वहां पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उस तरह का नंबर 3 वो नहीं ढूंढ पाए जिस तरीके से वो चाह रहे थे कि ओपनिंग की पार्टनरशिप जो हो तो उसको हम आगे और लेकर के जाए, थोड़ा सा एक अटैकिंग ऑप्शन मिले, जो कि हार्दिक पांड्या नंबर 4 पर बल्लेबाजी कर रहे थे, उनसे भी थोड़ा प्रेशर कम करे। ऐसे में अगर इस टीम की रिक्वायरमेंट्स हम देखें तो गुजरात टाइटंस की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट यहां पर है एक टॉप ऑर्डर हिटर जो कि शुभमन गिल और साहा से प्रेशर कम करे। उसके अलावा पेस बॉलर इस टीम को चाहिए जो कि लोकी फर्गसन की कमी पूरी करे, और एक बैकअप विकेट कीपर भी मेरे हिसाब से इस टीम को चाहिए, क्योंकि साहा और वेड दोनों ही उम्र दराज खिलाड़ी हैं। पिछला सीजन तो वेड का अच्छा नहीं गया था, इस सीजन वो कैसा करते हैं, क्या वो प्लेइंग 11 में जगह बनाते हैं, ये भी देखना होगा। सेम इज द केस विद वृद्धिमान साहा की, क्या वो उसी ऑरे के साथ खेलते हैं, उसी रफ्तार के साथ रन बना सकते हैं, वैसे स्टार्ट दे सकते हैं, क्योंकि उनकी भी उम्र बढ़ चुकी है, वो भी अब भारत की टेस्ट टीम का हिस्सा भी नहीं है। तो ये 3 रिक्वायरमेंट है जो गुजरात टाइटंस को किसी भी हाल में इस मिनी ऑक्शन में पूरी करनी है। लेकिन लोकी फर्गसन जैसे प्लेयर की कमी वो कैसे पूरी करेंगे, ये अपने आप में एक मसला है। और उसके अलावा किस तरीके से अपनी प्लेइंग 11 का स्ट्रक्चर वो बिठाते हैं, क्या बैटिंग डेप्थ के साथ जाते हैं या पिछले साल की तरह एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिलाते हैं, वो भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वहीं अब अगर गुजरात टाइटंस के टारगेट प्लेयर्स की लिस्ट हम देखें तो यहां पर कैमरन ग्रीन के साथ बेन स्टोक्स, एडम मिल, निकोलस पूरन और दुष्मंथा चमीरा को यह टीम टारगेट कर सकती है। अब इस लिस्ट में मैंने जाहिर है कि एक्सपेंसिव और एक्सपीरियंस ओवरसीज खिलाड़ियों का नाम लिया है, लेकिन हो सकता है कि कोई ओवरसीज डोमेस्टिक तेज गेंदबाज हो। ऑस्ट्रेलिया से 2-4 अच्छे तेज रफ्तार भरे गेंदबाज निकल करके आए हैं, न्यूजीलैंड में भी कुछ गेंदबाज हैं, उनको भी यह टीम टारगेट कर सकती है। हो सकता है भारत के कोई डोमेस्टिक क्रिकेट से
से जो विजय हजारे ट्रॉफी में अच्छा कर रहे हो फास्ट बॉलर, उनको भी ये टीम टारगेट करे। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो फास्ट बॉलिंग के मुकाबले में अब इस टीम के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, और अगर ये एक्सपेंसिव और एक्सपीरियंस खिलाड़ियों की तरफ जाते हैं तो बेन स्टोक्स इस टीम के लिए सबसे अच्छा विकल्प होंगे। और इनफैक्ट जितनी भी आईपीएल की फ्रेंचाइजीज बेन स्टोक्स को खरीद सकती हैं उसमें सबसे अच्छा एकोमोडेशन यहां पर गुजरात टाइटंस ही बेन स्टोक्स के लिए कर सकती है, क्योंकि फिर वो शुभमन गिल के साथ ओपन कर सकते हैं या साहा के साथ भी वो ओपन कर सकते हैं। लेफ्ट और राइट हैंड आपका कॉम्बिनेशन हो जाएगा, बेन स्टोक्स को कोई मसला भी नहीं होगा। और ओपनिंग ही बेन स्टोक्स की सबसे शानदार पोजीशन है, स्पेशली इन T20 फॉर्मेट राजस्थान रॉयल्स में हम सब ने उसका एग्जांपल देखा है। बेन स्टोक्स ने तो कैमरन ग्रीन की तरफ भी टीम जा सकती है, लेकिन अगर इन दोनों ही प्लेयर्स को नहीं खरीद पाते तो फिर अपने बजट का इस्तेमाल गुजरात टाइटंस कैसे करती है और किन खिलाड़ियों को टारगेट करती है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना। क्योंकि भले ही पिछला सीजन जीटी ने जीता हो, हम सबने जीटी की बहुत तारीफ की, उनके जज्बे की तारीफ की, टीम इकट्ठा होकर के खेली, लेकिन मेरा हमेशा मानना है कि कम से कम 3 साल लगातार जब कोई टीम अच्छा करती है, व्हेन दे बिकम अ फोर्स टू रेकन विद, तब हम उस टीम को जज करें तो ज्यादा बेहतर होता है। इसलिए हार्दिक पांड्या की कप्तानी का भी अब इम्तिहान होगा। जो बाकी की टीम्स हैं, जो बाकी की फ्रेंचाइजीज हैं, दे विल बी अ मच बेटर प्रिपेयर टू हैंडल गुजरात टाइटंस। ऐसे में जीटी का असली खेल अब शुरू होने वाला है। अगर हम गुजरात टाइटंस की प्रोबेबल प्लेइंग 11 देखें तो रिद्धिमान साहा के साथ शुभमन गिल ओपन करेंगे, देन एन ओवरसीज बैट्समैन हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, मोहम्मद शामी, अलजारी, जोसेफ, यश दयाल और आर साई किशोर इस टीम की प्लेइंग 11 में हमें खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। अलजारी, यश दयाल, मोहम्मद शामी, हार्दिक पांड्या आपके 4 बॉलर्स हो गए। अगर हार्दिक पांड्या ज्यादा गेंदबाजी नहीं करना चाहते तो मोस्ट प्रोबेबली जो ओवरसीज बैट्समैन नंबर 3 पे है वो कोई ऑलराउंडर ही हो सकता है, और उसके बाद आर साई किशोर, तेवतिया और राशिद खान मिलकर स्पिन की जोड़ी निभा सकते हैं। अगर आपको लगे कि सामने वाली टीम में लेफ्ट हैंडर है, आप आर साई किशोर की जगह जयंत यादव को टीम में ले आओ, ये भी एक ऑप्शन गुजरात टाइटंस के पास अच्छा है। लेकिन मैं पर्सनली चाहता हूं, यहां पर मुझे बैटिंग डेप्थ थोड़ी सी कम जरूर दिखाई दे रही है, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये होगा कि यहां पर अभिनव मनोहर को टीम लेकर के आए, लेकिन अभिनव मनोहर को नंबर 6 की जगह टीम को नंबर 4 पर खिलाना होगा, क्योंकि अभिनव मनोहर इज अ वेरी गुड स्पिन हिटर, वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं और आप उनका असली फायदा तभी उठा सकते हो जब आप उनको नंबर 4 पर बल्लेबाजी करवाओ। तो अगर आप अभिनव मनोहर को नंबर 4 पर नहीं खिलाना चाहते बिकॉज यू वांट हार्दिक पांड्या टू बैट एट 4 एंड डेविड मिलर टू बैट एट 5 व्हिच इज राइट आल्सो, तो आप अभिनव मनोहर की जगह किसी ओवरसीज हिटर को टारगेट कर सकते हो, किसी ओवरसीज फिनिशर को टारगेट कर सकते हो, उनको आप अपनी टीम में लेकर के आओ, लाइक समबडी लाइक रोमारियो शेफर्ड या फिर कोई और वेस्ट इंडीज का प्लेयर या कोई भी XYZ हैरी ब्रूक को आप लेकर के आओ, उनको खिलाओ। लेकिन फिर आप फास्ट बॉलर और ओवरसीज ऑलराउंडर नहीं खिला पाओगे। तो ये छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी क्या इनफैक्ट काफी बड़ी चीजें हैं अगर गुजरात टाइटंस अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए देख रही है इन दी IPL 2023। और मेरा अभी भी मानना है कि लोकी फर्गसन को शायद इंजरी प्रोन होने की वजह से उन्होंने रिलीज किया हो, शायद बजट बढ़ाने की वजह से ट्रेड कर दिया हो, बट एट द एंड ऑफ द डे अब यहां पर किस तरीके से वो फास्ट बॉलर खिलाते हैं ये जीटी के लिए एक बड़ा कंसर्न होने वाला है। तो अब इस पूरी गुजरात की स्क्वाड पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से जीटी का मिनी ऑक्शन में प्लान क्या होने वाला है। क्या वो बेन स्टोक्स की तरफ जाएंगे, क्या वो किसी बड़े ऑलराउंडर की तरफ जाएंगे, या फिर कुछ और ही प्लान लेकर के ये टीम उतर रही है? आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि अब इस सीरीज के ऑक्शन स्ट्रेटजी की सीरीज के हम तकरीबन एंड तक पहुंच गए हैं। बहुत ही जल्द एक नई सीरीज आपको देखने को मिलेगी और उसमें भी बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.